हेलो 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 हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और 600 प्लस टीसीएस रीजनिंग के सेट में 18 में से आज 13वां सेट होने वाला है। और इस 13वें सेट के सारे रीजनिंग के बेहतरीन क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर युग्म का चयन कर जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को जारी रख सकता है। तो देखो ए है, सी है, तो पक्का यहां पर ई होगा। ए सी ई जी और आई। यहां से आते हैं एन से एल 2 घटा, एल से 2 घटेंगे तो जे होगा, जे से 2 घटेंगे तो एच और एफ, यानी कि आपका आंसर ई और जे होगा ऑप्शन से सी नंबर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए संख्या युग्म से प्रत्येक में दूसरे, मतलब कि इसमें से कौन संबंधित नहीं है? कौन संबंधित नहीं है? देखो 5 गुना 6 अपने अगले संख्या से गुना है, 3 गुना 4 अपने अगले संख्या से गुना है, 11 गुना 12 अपने अगले संख्या से गुना है, और ये नहीं है। तो ग्रुप में डिफरेंट कौन हो जाएगा? डी। क्योंकि 14 गुना 15 कर दो आप, तो 14 गुना 15 कितना? 150 और 60 230 होना चाहिए। 14 गुना 15 कितना होता है? 150 और 60 210 होना चाहिए। डन। लेकिन यहां क्या दिया हुआ है? 220 दिया हुआ है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर 2 कथन दिया गया है, उसमें से कौन कारण और कौन प्रभाव है? डन। तो कह रहा है घातक कोविड की दूसरी लहर के दौरान भारत की अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। घातक कोविड की जो दूसरी लहर आई उसके दौरान भारत की जो अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड वृद्धि देखी गई है। डन। दूसरे लॉकडाउन के दौरान मैन्युफैक्चरिंग और हेल्थ सेक्टर ने वृद्धि का संचालन किया। तो दूसरा क्या हो जाएगा? कारण, और एक उसका प्रभाव हो जाएगा। मतलब 2 कारण है, कथन 2 कारण और एक उसका तत्कालिक क्या हो जाएगा? तत्कालिक प्रभाव हो जाएगा। क्लियर है ना? डन। अगला क्वेश्चन। अब देखो ए बी या तो डबल सी हो जाएगा, बी सी डी है, पता है ना? बी सी डी है, ए बी डबल सी डी। ओहो हो, नहीं 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 नहीं, ये किया क्या है? कुछ और किया है। देखो ये टोटल है कितने? तो 3 2 5 5 4 9 2 11 2 13, 13 के बाद 3 3 6 1 7 20 है। ये टोटल टोटल कितने हैं? 20 है। लेटर 4 ही तरह का यूज कर रहा है, ठीक है? तो ए बी सी डबल डी कर सकते हैं? नहीं। तो 5 के ग्रुप में पहले बांट दो, 2 2 4 1 5, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5। डन। 3 2 5। अच्छा ए डबल बी सी डी अगर कर दें तो हो जाएगा ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी, ए डबल बी सी डी और ए डबल बी सी डी। तो आपका आंसर हो जाएगा बी सी ट्रिपल बी, बी सी ट्रिपल बी ए बी। है किसी ऑप्शन में? बी सी ट्रिपल बी ए बी सी नंबर ऑप्शन में। अब क्लियर? अगला, अजय को ठीक से याद है कि उसकी मां राधिका का वर्षगांठ 5 जून के बाद किंतु 10 जून से पहले, मतलब 6 7 8 या 9। डन। और उसकी बहन सीता को ठीक से याद है कि उसकी मां की वर्षगांठ 11 जून से पहले और 8 के बाद। 8 के बाद और 11 से पहले मतलब 9 10, 8 के बाद और 11 से पहले 9 10। तो दोनों में कॉमन क्या है? 9 है। मतलब उसकी वर्षगांठ कब है? 9 को। दोनों में जो कॉमन होगा। अगला देखो, वाह, कोडेड इनइक्वालिटी भी पूछ दिया है। हैच का अर्थ है ग्रेटर देन, ध्यान से देखना, हैच का अर्थ है ग्रेटर देन। देखो जब भी रिलेशन बनता है ना तो इसमें रिलेशन बनता है, इसमें, इस तीनों में रिलेशन बनेगा या इस तीनों में रिलेशन बनेगा। अब देखो ग्रेटर देन के जगह पर क्या है? हैच है। डॉलर के जगह पर क्या है? ग्रेटर इक्वल है। परसेंट का मतलब लेस देन है। एट द रेट का अर्थ लेस और इक्वल है। एट द रेट का अर्थ लेस और इक्वल है। बस ना, निम्नलिखित जानकारी को सत्य मानते हुए निर्णय कीजिए कि विकल्प में दिया गया ये देखो बी डी ए आर डी। तो ये यानी कि पहला कह रहा है कौन सा, क्या कह रहा है
कि कौन सा निश्चित रूप से सत्य है। बी से एल अगर आते हैं तो बी से एल, बी से ए, ओहो, और क्या हो गया है यहाँ पर, दोनों में कॉमन क्या है, डी। देखो तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, देखो तो हमको करना क्या पड़ेगा, देखो ले ये क्या है, एट द रेट ना होगा यहाँ पर, अरे यार एट द रेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब चलो B से L जाना है तो B से D चलेंगे और D से L चलेंगे तो B से L तक पहुंच जाएंगे। डॉलर और परसेंट, अच्छा ये बताइए डॉलर और परसेंट में रिलेशन बनेगा, नहीं बनेगा, डन। अब दूसरे को चेक करते हैं, पहला को तो हमने चेक कर दिया, दूसरा A से L चलते हैं तो A से L चलेंगे तो A से D चलते हैं, D से L चलते हैं, तो जहां भी उल्टा चलते हैं सिंबल चेंज हो जाएगा, तो डॉलर का उल्टा क्या हो जाएगा, एट द रेट। अब बताइए एट द रेट और परसेंट में रिलेशन तो बनेगा, वैल्यू किसकी हो जाएगी, परसेंट की, मतलब दूसरा सही है, तो आंसर क्या हो गया, बी। कौन से निश्चित रूप से सत्य हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है, आंसर बी हो जाएगा। आगे बढ़ें, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। टेबल को अगर ये लिखा जाता है फॉर्म्स को, देखो टी का अपोजिट जी 7 हो गया, ए का अपोजिट जेड 26, बी का अपोजिट वाई 25, एल का अपोजिट ओ 15 और ई का अपोजिट भी, मतलब अपोजिट लेटर नहीं लिखा गया है, अपोजिट प्लेस वैल्यू को लिखा गया है, अपोजिट प्लेस वैल्यू को लिखा गया है। तो बताओ चेयर का मतलब पूछ रहा है कि क्या होगा, सी का अपोजिट एक्स मतलब 24, तो हमको भी क्या कर देना है, अपोजिट वैल्यू को लिख देना है। अब H का अपोजिट S मतलब कि 19 हो जाएगा, A का अपोजिट Z 26, I का अपोजिट R मतलब 18 और R का अपोजिट I मतलब 9। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 24 19 26 18, 24 19 26 18 9, ऑप्शन से ए नंबर, ऑप्शन से ए नंबर। क्लियर, बस ऐसा, इससे थोड़ा आसान ही रहेगा, टफ नहीं रहेगा। देखो भी से टी चलते हैं आप, तो भी से टी तो यहीं पर रिलेशन बन जाएगा, है ना। तो भी से टी में बताइए अपोजिट सिंबल है तो रिलेशन बनेगा नहीं, तो गलत हो गया। एस से क्यू चलते हैं तो एस से क्यू जहां भी अपोजिट चलते हैं सिंबल को पलट दीजिए, तो वैल्यू इसकी हो जाएगी, नहीं है तो गलत हो गया, मतलब ना तो एक ना ही दो। अगला सवाल, टी का अपोजिट जी हो गया, ई का भी, ए का जेड, सी का एक्स, एच का एस, आई का आर, एन का एम, जी का टी, तो यानी कि इस बार अपोजिट वैल्यू नहीं अपोजिट लेटर को लिखा गया है। तो जरा बताइए सिंबॉलिक का क्या हो जाएगा, तो एस का अपोजिट एच बी एन वाई एल ओ आर एक्स, तो एच बी एन वाई एल ओ, एच बी एन वाई एल ओ, एच बी एन वाई एल ओ आर एक्स, ऑप्शन से सी नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी। अगला, 7 मित्र पी क्यू आर एस टी यू भी शिमला मनाली आगरा जयपुर गोवा गुवाहाटी और दार्जिलिंग नामक 7 शहरों में संबंधित है, लेकिन उनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। देखो पी क्यू आर एस टी यू वी 7 लोग हो गए, अब 7 अलग अलग शहर से बिलोंग करते हैं, यही ना, उनमें से प्रत्येक केवल एक शहर, टी दार्जिलिंग से संबंधित है, सबसे पहले पॉजिटिव को दे। अब टी कहां से, दार्जिलिंग से संबंधित है। एस और भी क्रमशः मनाली और शिमला से संबंधित है, एस और भी मनाली और शिमला से संबंधित है, क्रमशः लगा दिया है तो डन ना। क्यू आगरा से संबंधित है, क्यू आगरा से संबंधित है, डन। आर और यू में से एक गुवाहाटी से संबंधित है, आर और यू में से एक गुवाहाटी से संबंधित है, अब पी गोवा से संबंधित नहीं है। अब देखो पी जो है गोवा से संबंधित नहीं है, अब आर और यू में से ध्यान देना है, आर और यू में से एक गुवाहाटी होगा, तो यानी कि यहां पर गुवाहाटी भी नहीं होगा, ध्यान देना यहां पर गुवाहाटी भी नहीं होगी, क्योंकि गुवाहाटी से या तो आर होगा या यू होगा। अब 3 ही शहर बच गए हैं, गुवाहाटी और गोवा तो होगा नहीं, तो और क्या बच गया है ये बताओ, जयपुर बच गया है, क्या बच गया है, जयपुर, तो ये जयपुर से हो जाएगा। अब गुवाहाटी और गोवा क्लियर नहीं हो पाया है, गुवाहाटी और गोवा क्लियर नहीं हो पाया है, क्लियर है।
इनमें से कौन जयपुर से संबंधित है? इसका तो पता चल चुका है कि जयपुर से संबंधित कौन है, तो पी है। अगर इससे पूछता, आर के बारे में पूछता या यू के बारे में पूछता, तब कंफर्म आंसर कर पाते? बिल्कुल भी नहीं। अगला सवाल, कुछ व्यक्ति एक पंक्ति में उत्तर की ओर मुंह करके बैठे हैं। कुछ व्यक्ति, कितने व्यक्ति पता नहीं है। कह रहे ई डी के दाईं और चौथे स्थान पर बैठे हैं। ई कहाँ? डी के दाईं और चौथे स्थान पर, तो ई यहां हो गया। ई डी के दाईं और चौथे स्थान पर, अब बी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर। अब देखो यहां से ये कितने स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। और बी डी के कहां पर? बाईं और तीसरे स्थान पर है। तो पहला लाइन ई डी के दाईं और चौथे स्थान पर, बी डी के बाईं और तीसरे स्थान पर बैठा है। ए और डी के बीच ठीक 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए और डी के ठीक बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं? 7 व्यक्ति बैठे हैं। तो ए इधर भी हो सकता है और ए इधर भी हो सकता है। साइड में लिख लो कि ए और डी के बीच में 7 व्यक्ति बैठा है, लेकिन किधर पता नहीं। ई और सी पंक्ति के सिरों पर बैठे हैं। तो ई सिरों पर बैठा है, इसका मतलब इधर अब कोई नहीं होगा। अब बताइए कि ए और डी के बीच में 7 व्यक्ति इधर हो सकता है? नहीं। तो ए और डी के बीच में 7 व्यक्ति होगा कि नहीं होगा? ए और डी के बीच में कितने? 7 व्यक्ति हो गया। तो यहां से इसकी ए और डी के बीच में 7, मतलब यहां से इसकी पोजीशन 8, तो 5वां पोजीशन हो गया। ध्यान से देखना, ए और डी के बीच में 7 व्यक्ति है, मतलब ए से डी की दूरी 8 हो जाएगी। ये 3 है तो ये 5 दूरी पर हो जाएगी। क्लियर है? तो ई और सी पंक्ति के सिरों पर। ए सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। ए सी के दाईं और तीसरे स्थान पर है। तो सी से दाईं और तीसरे स्थान पर ए हो गया। ए सी के दाईं और तीसरे स्थान पर बैठा। यदि कोई अन्य व्यक्ति पंक्ति में नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने? अब देखो ई और सी किनारे पर बैठे हुए हैं। ई और सी किनारे पर बैठे हैं और तो कोई व्यक्ति नहीं बैठा है। तो सवाल है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं? पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं ये बताओ। कि ये क्या है? पहला, ये पहला। तो 4 3 7 5 12 3, ये 15वां हो गया। तो बताइए व्यक्ति की संख्या कितनी? अगर ये पहला है तो बताइए, ये चौथा है तो 5 3 8 8 5 13 3 16, मतलब कि एक है। यहाँ से देखिएगा ये पहला, तो ये 4 आगे, सॉरी, तो ये 16वां हो जाएगा ना, सॉरी 16। तो व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16वां। एक है 4 3 7 5 12 3 15, तो 1 से 15 आगे है, ये 16, मतलब व्यक्तियों की संख्या टोटल कितनी? 16। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। व्यक्तियों की संख्या कितनी? 16 हो जाएगी। क्लियर ना? आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनु एक 7 मंजिला इमारत में किसी एक मंजिल पर रहती है। इमारत की प्रत्येक मंजिल को इस प्रकार क्रमागत किया गया है कि सबसे निचली मंजिल को क्रमांक 1 दिया जाता है और सबसे ऊपरी मंजिल पर क्रमांक 7 दिया जाता है। वह सम संख्या क्रमांक वाली किसी मंजिल पर नहीं रहती। देखो 1 2 3 4 5 6 7। अब अनु इस पर किसी एक फ्लोर पर रहती है। अब अनु के बारे में क्या कह रहा है? और सबसे बड़ा, वह सम संख्या क्रमांक वाली किसी भी मंजिल पर नहीं रहती। मतलब अनु जब भी रहेगी 1 पर, 3 पर, 5 पर या 7 पर। डन। जिस मंजिल पर वह रहती है उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिलें हैं। उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिलें हैं, मतलब वो 7 पर नहीं रहती है। हाँ, 5 पर रह सकती है या 3 पर या 1। और उसके नीचे कम से कम 2 मंजिलें हैं। तो उसके नीचे कम से कम 2 मंजिलें हैं, तो 1 पर भी नहीं रह सकती, या तो 3 पर रहेगी या 5। उसके और सबसे ऊपर वाली मंजिल पर रहने वाले उसके मित्र की मंजिल के बीच में कम से कम 2 मंजिल है। उसके और सबसे ऊपर रहने वाले के बीच में कम से कम 2 है, तो 5 भी कैंसिल हो गया। अब बच क्या गया? 3। कितना आसान सवाल है, कितना आसान सवाल है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अनु किस पर रहेगी? तीसरी मंजिल पर रहेगी। सिंपल सी बात है। देखो अनु किस मंजिल पर रहती है, तो वह सम संख्या क्रमांक वाली पर नहीं, या तो 1 पर रहेगी या 3 पर रहेगी या 5 पर रहेगी या सॉरी उल्टा लिख दिया। अनु या तो 1 पर रहेगी, 3 पर, 5 पर या 7 पर। कह रहा वह जिस भी मंजिल पर रहती है उसके ऊपर कम से कम 2 मंजिलें हैं, तो 7 पर नहीं, और उसके नीचे कम से कम 2 1 पर नहीं।
अब कह रहा है उसके और सबसे ऊपर वाले मंजिल पर रहने वाले 7 और उसके बीच में कम से कम 2, तो कम से कम 2 होने चाहिए, तो 2 के बाद चौथा पर रहेगी तो 5 कैंसिल, मतलब वो 3 पर रहेगी। क्लियर हो गया। अगर या फिर ऐसे अगर बनाइएगा तो अनु यहाँ नहीं रहेगी, अनु यहाँ नहीं रहेगी, 6, 4 और 2 पर नहीं रहेगी, 3 पर रहेगी या 5, यहाँ पर भी नहीं रहेगी, तो अनु तब कहाँ रहेगी? 3 पर। अगला, दिए गए समीकरण को सही करना है। अच्छा ये बताइए किसको चेंज करना पड़ेगा? तो देखिए 24 गुना 36/27 अगर करते हैं, ठीक है, छेड़छाड़ करने की जरूरत है तो देखते हैं किसको बदलें कि आ जाए आंसर, देखिएगा। अच्छा इसको हम ये बताइए प्लस और मल्टीप्लाई को अगर चेंज कर दें, मल्टीप्लाई को, ठीक, तो ये बताइए 9 से 4 बार में, 9 से 3 बार में, 3 से 2 बार में, ठीक है, तो 24 और 4 दूना 8, 32, 24 और 4 दूना 8, 24 8 32 -2, मतलब ए नंबर तो आंसर होगा नहीं। ए नंबर आंसर होगा नहीं होगा। उसके आते हैं माइनस और प्लस को अगर यहाँ माइनस कर दें यहाँ प्लस कर दें, मतलब इसको रहने दें, तो 9 से 4 बार में, अरे यार 9 से 4 बार में, 9 से 3 बार में, ठीक, और 3 से 8 बार में, तो 8 गुना 4 32 और 2 34 -6, ये भी नहीं आंसर होगा। मतलब आंसर जब भी जाएगा सी या डी जाएगा। अच्छा कह रहा डिवाइड और मल्टीप्लाई को बदल दीजिए, मतलब यहाँ डिवाइड कर दें यहाँ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो बताइए 6 से 12 से 2 बार में, 12 से 3 बार में, 3 से 9 बार में, तो 9 गुना 2 कितना हो गया? 18, 6 24 -2 22 आ गया सी नंबर। कैलकुलेशन थोड़ी इतनी फास्ट तो करनी होगी आपको। अगला कह रहा है उसके आरंभ बिंदु के सापेक्ष उसका अंतिम बिंदु किस दिशा में है, ये बताओ। अवध पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, पश्चिम की ओर 20 मीटर चला, फिर वह बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला, बाएं मुड़ा 10 मीटर चला, फिर वह पुनः बाएं मुड़ा और 10 चला, पुनः बाएं मुड़ता है और 10 चलता है, ठीक है, 10 मीटर चलता है। अब वह दाएं मुड़ता है और 10 चलता है, दाएं मुड़ता है और 10 चलता है, दाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, अंत में वह दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलने के बाद रुक जाता है। उसके आरंभ बिंदु के सापेक्ष उसका अंतिम बिंदु क्या है? उसके आरंभ बिंदु के सापेक्ष मतलब ये दूरी, उसकी दिशा क्या हो जाएगी? तो अगर हम ये मिला दें तो ये निकल जाएगा। अब ये अगर 20 है, ये भी कितना 10 है, तो ये भी कितना हो गया? बेस भी 20। अच्छा दिशा पूछ रहा है सिर्फ, अरे यार दिशा तब तो क्लियर हो गया कि आरंभ बिंदु से वह किस दिशा में? साउथ वेस्ट में है, दक्षिण पश्चिम में। ऑप्शन से बी नंबर। अगला क्या लॉजिक है गुना आधा गुना 1 गुना 1.5? देखिए मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 गुना 2। अब देखिए 5 5 का 0.5 का तो गुना 2.5 होगा, फिर गुना 3 गुना 3.5 गुना 4। डन। तो बताइए 60 का 2.5 गुना कितना हो जाएगा? 150। अगर आप 60 को 2.5 गुना से गुना करते हैं तो 150 आ जाएगा। डन ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर को सीधा उल्टा करके लिख दिया गया। ओहो ना 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 ना, ये नहीं किया गया। देखो कंप्यूटर, अच्छा नोटबुक को नहीं, तो कंप्यूटर को लिखा जा रहा है, ये कुछ नहीं किया है। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? कंप्यूटर को RETPUMOC, यही ना? मतलब लास्ट के 3 लेटर को TER दिया हुआ है ना, ये TER, उसको उल्टा कर दिया है। फिर इसको COMPU को मतलब बाकी को ये सेम। देखो नोटबुक को OOK को रिवर्स कर दिया, NOTEB, तो क्या किया गया है? COMPU। अच्छा देखो क्या किया है, अरे यार
गड़बड़ हो गया ना, फिर से। हर बार काम शैतान का। कंप्यूटर, कंप्यूटर को वो लिखा जा रहा है RETUP और MOC, यही लिखा हुआ है ना। अब देखो ये क्या क्या है, ये जो TER है अंतिम वाला, उसको पहले रिवर्स कर दिया। ये जो शुरुआत वाला COM है उसको रिवर्स कर दिया। इस दोनों को बीच वाले को वहीं रिवर्स किया है। सेम देखो, नोटबुक को, नोटबुक को कोड किया जा रहा है KOOEB, तो KOOEB, अरे यार, नोटबुक के KOOEB, यहां नहीं बदला जी। अच्छा, PU यहां पर भी PU है, मतलब बीच वाले को सेम रख रहा है, यही ना। बीच वाले को क्या रख रहा है, सेम रख रहा है PU, मतलब बीच वाले को कोई छेड़छाड़ नहीं। यहां पर भी आप अगर देखेंगे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, TON लिख दिया है, TON। तो बताइए इंटरनेट को क्या लिखा जाएगा, इंटरनेट को क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। यहां पर देखो NOT लास्ट में रिवर्स हो गया, OO के लास्ट में रिवर्स, लास्ट वाले को यहाँ, लेकिन ये सेम है। हमने भी क्या करने हैं, यहाँ का जो INT है वो लास्ट में चला जाएगा, क्या होकर के, TNI होकर के। NET है ये क्या हो जाएगा, TEN हो जाएगा। ठीक है, उल्टा कर दिए ना। बीच का जो ER है सेम रह जाएगा, ER। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, टेनर TNI, TENER TNI, TENER TNI, ऑप्शन से ए नंबर। देखो E का अपोजिट, Q का अपोजिट, D का अपोजिट, R का अपोजिट, U का B का। कर विकल्पों से दिए गए ये अक्षर के समूह में से उस समूह का चयन कर जो दिए गए अक्षरांकित समूह के समरूप है। तो देखो T का अपोजिट G, G का T, X का C, मतलब सही है। S का H ठीक है, M का N ठीक है, N का M ठीक है। ओ हो, तो मतलब अपोजिट नंबर लिखा गया है। V का E, E का V, N का ये गड़बड़ है, ठीक है। ये भी गड़बड़ है, देखो x का C ना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, यहाँ 24 के जगह पर 3, यहाँ पर 13 होना चाहिए, गड़बड़ है। h का 8 तो सही है, यहाँ पर गड़बड़ है, 13 होना चाहिए। ऑप्शन से B नंबर हो जाएगा, ऑप्शन से B नंबर। कुछ लड़के जो हैं वो सुंदर हैं और कोई सुंदर नियोजित नहीं है, और कोई स्नातक लड़का नहीं है, और कोई स्नातक लड़का नहीं है। ये सुंदर हो गया और ये स्नातक हो गया। पहला कंक्लूजन कहता है कि कुछ सुंदर स्नातक है, कुछ सुंदर स्नातक नहीं है। तो कुछ सुंदर स्नातक नहीं, बिल्कुल सही, क्योंकि इतना जो सुंदर है वो कभी भी स्नातक नहीं होगा, ये फैक्ट है। तो पहला सही है। कोई नियोजित लड़का नहीं है तो गलत हो गया, क्योंकि कोई नियोजित लड़का नहीं है, नियोजित तो लड़का हो सकता है, इससे अलग रखना है, मतलब ये गलत हो गया। केवल निष्कर्ष एक पालन करता है, और ऑप्शन से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए। डन। 19, श्रेया अपनी दुकान से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, वह 15 मीटर चलती है। कितना मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है। फिर दाएं मुड़ती है और 30 मीटर चलती है, दाएं मुड़ करके वो 30 मीटर चलती है। अब वो बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। यहां से वो बाएं मुड़ गई और 15 मीटर चली। फिर वह पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब ये पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है, ठीक है, पुनः बाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलती है। अंत में पुनः बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। अब पुनः बाएं मुड़ करके 15 मीटर चलती है, तो ये 15 मीटर चल रही, ठीक है। देखो पुनः बाएं मुड़ती है, 15 मीटर चलने के बाद रुक जाती है। उसका अंतिम बिंदु आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, तो अंतिम बिंदु आरंभ बिंदु के सापेक्ष किस दिशा में है, तो नॉर्थ ईस्ट में है। ये अंतिम बिंदु है, ये प्रारंभिक बिंदु है, किस दिशा में, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उत्तर पूर्व। अगला सवाल, 5 व्यक्ति राम, मोहन, सुनीता, सीमा और चंदन एक पंचभुज के सभी 5 कोनों पर बैठे हुए हैं। पंचभुज के सभी 5 कोनों पर बैठे हुए हैं, डन ना। चलिए, कोने पर बैठे हुए हैं, ठीक है, केंद्र की ओर मुख करके। तो 1 2
3 4 5। ध्यान, राम रोहन के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। राम रोहन के बाईं ओर, मान लो कि ये रोहन हो गया, यहां राम हो जाएगा, ठीक बाईं ओर बैठा है। सुनीता राम के ठीक बगल में नहीं बैठी है, तो सुनीता राम के बगल में नहीं बैठी है, तो सुनीता या तो यहां बैठेगी, सुनीता या तो यहां। चंदन सुनीता और सीमा दोनों के ठीक बगल में बैठा है। चंदन सुनीता और सीमा के मतलब चंदन तब तो यहां हो जाएगा क्योंकि दोनों के बगल में बैठा है, तो तब सुनीता यहां नहीं तो सुनीता यहां हो जाएगी। चंदन सुनीता और सीमा तब यहां हो जाएगी, दोनों के ठीक बगल में बैठा है। राम के सापेक्ष सुनीता की स्थिति क्या होगी? तो ये बताइए कि राम के सापेक्ष सुनीता की स्थिति या तो दाईं ओर दूसरा कहिए या बाईं ओर तीसरा कहिए। तो यानी कि सुनीता राम के दक्षिणावर्त दिशा में तीसरे स्थान पर, तो दक्षिणावर्त दिशा में बिल्कुल सही है, तीसरे स्थान पर है। सुनीता राम के वामावर्त दिशा में तीसरा, तो वामावर्त दिशा में तीसरा गलत हो गया। सुनीता राम के दक्षिणावर्त दिशा में दूसरा, तो गलत गलत। ऑप्शन से ए नंबर हो जाएगा। दक्षिणावर्त मतलब क्लॉकवाइज। 5 प्राकृत सम संख्याओं का योग कितना है? कौन आंसर कर सकता है? 5 प्राकृत और सम संख्याओं का योग कितना है? कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की दोगुनी है। क्या पहले से पता चल पाएगा? नहीं, दूसरी संख्या पहले की दोगुनी है। सभी 5 सम संख्याएं आरोही क्रम में आने वाली क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो क्या ये भी अकेला आंसर कर पाएगा? नहीं। अच्छा, दोनों को मिला दीजिए तो पहले पहली संख्या तो पता चले कि 4। अच्छा हाँ, दोनों मिला करके पता चल जाएगा। कहिए क्यों? क्योंकि कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी, तो 4 है तो 8 हो जाएगा। कह रहा है सभी 5 सम संख्या आरोही क्रम में आने वाले क्रमागत संख्या में, तब तो ये नहीं होगा, 4 नहीं ले सकते। हाँ, 2 4 ले सकते हैं, 2 4 6 8 10, मतलब दोनों को मिलाएंगे तो आंसर आएगा। दोनों कथन एक साथ मिलकर प्रश्न का उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन से ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन से ए हो जाएगा। क्लियर? अगला सवाल कह रहे रजत 26 फरवरी 2020 बुधवार को स्कूल में भर्ती हुआ था और उसकी परीक्षा 26 मई 2020 को होनी निर्धारित थी। रविवार को छोड़कर कोई अन्य अवकाश या छुट्टी नहीं थी। परीक्षा से पहले वह कितने सक्रिय कार्य दिवसों के लिए स्कूल गया था? 26 फरवरी 2000 स्कूल में भर्ती हुआ था और उसकी परीक्षा 26 मई 2020 को होनी निर्धारित थी। रविवार को छोड़कर कोई अन्य अवकाश नहीं था। ये बताइए फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। फरवरी में कितना दिन हटाना है? 25 दिन। 26 को तो आया, 26 को तो शामिल हुआ ना, बुधवार को स्कूल में भर्ती हुआ था। तो परीक्षा से पहले वो कितने सक्रिय कार्य दिवसों के लिए स्कूल गया था? तो 25 दिन हटाएंगे तो फरवरी में कितना? 2020 है तो 29 दिनों का, तो 4 दिन फरवरी का लेंगे। फिर उसके बाद आता है मार्च का 31 दिन, मार्च का 31 दिन। अब बताइए 26 फरवरी को बुधवार, तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। रविवार तो आया नहीं इसमें। अब इसमें कितने रविवार आए? ठीक है, होनी रविवार को छोड़कर अन्य अवकाश या छुट्टी नहीं थी। अप्रैल का कितना दिन? 30। अब मई का कितना दिन? 26। सबको अगर जोड़ लेते हैं तो 4 1 5 और 6 11। डन। 3 2 5 3 8 1 9 91। अब इसको 7 से भागा देंगे तो 13 रविवार पड़ेगा। क्या पड़ेगा? 13 रविवार पड़ेगा। 91 दिनों में कितने? 13 रविवार पड़ेंगे। तो कार्य दिवस कितने हो गए? कार्य दिवसों की संख्या हो गई 91 में से 13 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 78 दिन। कितने दिन? 78। अरे 77 काहे दिया है? रविवार को छोड़कर कोई। अच्छा 26 मई 2020 को होनी निर्धारित, तो हो सकता है 78 नहीं दिया हुआ है तो 77 जरूर होगा। कहिए क्यों? क्योंकि 26 मई 2020 को होने परीक्षा है उसकी, तो स्कूल कब गया वो? तो कितने दिन है? 77 दिन हो जाएगा। सही है, 77 होगा। दिनों की संख्या कितनी? 77 हो जाएगी। क्लियर? अगला 8 मित्र ऐसे वर्गाकार मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं कि मेज के प्रत्येक भुजा पर 2 2 व्यक्ति करके बैठे हैं।
मेज की प्रत्येक भुजा पर दो दो व्यक्ति बैठे हैं, उन सभी का मुख केंद्र की ओर है। अब ध्यान दीजिएगा, सबका मुख किधर है? तो केंद्र की ओर है। आठों का मुख किधर है? केंद्र की ओर है। डन। इस प्रकार एक भुजा पर बैठे व्यक्ति मुर्ग, ठीक है, बैठे अन्य व्यक्ति की ओर है। सवाल है कि एक का मुख जी, एफ और एच की ओर नहीं है, मतलब एक का मुख जी, एफ और एच, मतलब एक के सामने जी एफ एच नहीं होगा या जी एफ एच के सामने ये नहीं होगा। बी और सी दोनों एक के ठीक बगल में बैठे हैं, तो बी और सी दोनों एक के बगल में बैठे हैं, मतलब बी और सी के बीच में ये बैठेगा। बी और सी दोनों एक के ठीक बगल में बैठे। ई एक के ठीक बगल में बैठे किसी एक व्यक्ति के सामने है। ई एक के बगल बैठे व्यक्ति के सामने में है। एक लाइन ये है। ई एक के ठीक बगल में बैठे किसी एक व्यक्ति के सामने बैठा है। एच सी के सामने बैठा है। एच कहां पर? तो एच और सी आमने सामने है। एक लाइन ये है, एच सी के सामने। तो डी के सामने कौन बैठा है? मान लो कि चलते हैं, ये रहा ए, अब ये बी और सी के बीच बैठा है। डन। अब ए इसका यूज हो चुका, सी के सामने में एच हो जाएगा, तो सी के सामने में एच हो जाएगा। क्लियर। अब एक के बगल वाले का फेस, तो एक के बगल वाले का फेस ई की तरफ। डन। ये भी यूज हो चुका, ये भी यूज, ये भी। अब एक के सामने जी एफ एच नहीं होगा, तो एच तो होगा नहीं। अब यहाँ ना जी होगा ना एफ होगा, तो जी होगा ना एफ होगा, तो जी एफ यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? डी। अब यहाँ पर जी या एफ, यहाँ पर जी या एफ। क्लियर। तो सवाल है डी के सामने कौन होगा? इसका तो पता चल चुका है कि डी के सामने कौन होगा? ए होगा। क्लियर है? क्लियर ना? तो डी के सामने कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। किसी भी लाइन पर आते हैं तो किसी भी लाइन से अगर हम दूसरा भी बैठा दें, मान लो दूसरा भी बैठा दे, ध्यान से देखना, दूसरा ही बैठा देते हैं। ए जो है बी और सी के बीच में, तो सी के सामने तब तो एच हो जाएगा, सी के सामने एच। अब एक के एक पड़ोसी के सामने ई बैठा है, तो एक के एक पड़ोसी के सामने में ई बैठा है। क्लियर है? अब ये भी यूज हो चुका, ये भी यूज हो चुका, ये भी यूज हो चुका। अब एक के सामने एच नहीं होगा, एफ नहीं होगा, ना ही जी होगा, तो एफ और जी नहीं होगा, तो एफ और जी तब तो यहां हो जाएगा, एफ और जी तब तो यहां हो जाएगा, तो यहां तब डी होगा, तो डी के सामने फिर भी ए का ए ही होगा। क्लियर है ना? अगला सवाल 25। 8 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के परितः समान दूरी पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठा है। ललित, चिराग और पीहू दोनों के ठीक बगल में बैठा है। तो ललित जो है, चिराग और पीहू, हो सकता है कि ये गलत हो। क्यों? क्योंकि चिराग इधर भी हो सकता है, पीहू इधर भी। किरण संजय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है, तो किरण संजय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी हुई है। कौन? किरण। इसको बैठाना है। किरण संजय के दाईं ओर ठीक बगल में। सिया और पीहू के बीच केवल 3 लोग हैं, तो सिया और पीहू के बीच केवल 3 लोग हैं। डन। आशा चिराग के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3 यहां पर आशा हो जाएगी। डन। आशा चिराग के दाईं तीसरे पर। किरण और राजीव के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, तो किरण और राजीव के बीच केवल 3 व्यक्ति, क्या कोई खाली रहा? किरण और राजीव के बीच आमने सामने कोई नहीं रहा, तो यानी कि ये गलत हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि किरण और राजीव के बीच 3 व्यक्ति मतलब आमने सामने, कहीं भी खाली नहीं है, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। ये क्या हो गया? गलत हो गया। कोई बात नहीं, तुरंत बन जाएगा। यहां पर चिराग कर लीजिए और यहां पर पीहू कर लीजिए, और ये तो ललित है ही। तो ललित क्या है? चिराग और पीहू दोनों के बगल में। किरण संजय के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। सिया और पीहू के बीच केवल 3 लोग, तो यहां पर तब सिया हो गई। कोई दिक्कत? फिर कह रहा है आशा चिराग के दाईं ओर तीसरा, ये सही है, 1 2 3 यहां पर आशा हो जाएगी। अब कह रहा है किरण और राजीव के बीच 3 व्यक्ति, अब किरण और राजीव तो यही होगा, किरण संजय के तुरंत दाएं, इसका मतलब संजय तब यहां हो जाएगा, किरण तब यहां हो जाएगी, किरण के संजय राजीव हो जाएगा।
अब चलो क्लियर हो गया। तो संजय के दाएं किरण, किरण राजीव है। सिया राजीव और आशा दोनों के ठीक बगल में बैठी है। कौन? तो क्या कह रहा है, सिया राजीव और आशा दोनों के बगल में, ये लाइन तो फालतू दे दिया। आशा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? तो आशा के दाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? संजय बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है? संजय। क्लियर? अगला, एक निश्चित कोड भाषा में फीचर को अगर ये लिखा जाता है, कंसल्ट को ये, प्रॉमिस को क्या लिखा जाएगा? डन। प्रॉमिस को क्या लिखा जाएगा? देखिएगा, फीचर FEATURE, डन। तो ZIUXOVY, डन। ओके ओके ओके। F का अपोजिट U, E का अपोजिट V। फीचर को अगर ये लिखा जाता है तो क्या किया गया है? अच्छा, F से Z आते हैं तो F का प्लेस वैल्यू 32, तो -6 + 4। A का प्लेस वैल्यू 27, मतलब -6 + 4 बन गया, -6 + 4 और -6, क्योंकि E का प्लेस वैल्यू 31 होता है। डन। तो बताइए, प्रॉमिस का लिख पूछ रहा है, तो प्रॉमिस का कोड बताना है, तो -6 + 4, -6 + 4, -6 + 4, -6। तो P में से 6 घट गया तो कितना हो जाएगा? J हो जाएगा, 10 6 16। R में 4 बढ़ गया तो V हो जाएगा। O में 6 घट गया तो I हो जाएगा, 13 4 17, C हो जाएगा, 19 4 23, E में से 6 Y हो जाएगा। मतलब JVIQ CWY, ऑप्शन से A नंबर, ऑप्शन से A नंबर। अगला, 8 मित्र एक खेल खेल रहे हैं। KLM और N एक सीधी पंक्ति में बैठे और उनका मुख उत्तर की ओर है। KLMN और यहाँ पर ये, तो ये राइट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा, ये राइट। 4 लोग इसमें, 4 लोग इसमें। और OPQR का मुख दक्षिण की ओर है। डन। सबसे पहला लें, M का मुख एक ऐसे व्यक्ति की ओर है जिसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे हैं। तो M का मुख ऐसे व्यक्ति की ओर है, मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो M का मुख ऐसे व्यक्ति की ओर है, M का मुख एक ऐसे व्यक्ति की ओर है जिसके दाईं ओर 2 व्यक्ति है, मतलब M तब यहां होगा। तो M का मुख ऐसे व्यक्ति की ओर है जिसके दाईं ओर 2 व्यक्ति बैठे। N जो है M और K के बीच में है, N जो है M और K के बीच में, तो बताइए L तब यहां हो जाएगा, KLMN। N M और K के बीच बैठा है, Q K के सामने बैठा है, Q K के सामने बैठा है। O P और Q के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो O जो है यहाँ पे नहीं होगा, P के बगल में नहीं और Q के बगल में नहीं। तो O को आप यहाँ पर भी नहीं रख सकते, क्योंकि O को यहाँ रखेंगे तो अगल बगल P तो हो ही जाएगा, तो O यहाँ हो जाएगा, P तब यहाँ हो जाएगा, तो OPQ और R तब यहाँ हो जाएगा। डन ना? सवाल है, इनमें से कौन M के सामने बैठा है? तो M के सामने कौन बैठा है? R बैठा है। O के सामने कौन बैठा है? R बैठा है। क्लियर? अगला सवाल, 7 सहेलियां एक बेंच पर उत्तर की ओर मुंह करके बैठी है। शिखा उस सहेली के ठीक बगल में बैठी है जो किसी एक सिरे पर बैठी है। मतलब शिखा दाएं से, या तो 1 2 3 4 5 6 7, शिखा या तो सॉरी कहाँ गई, हाँ, शिखा या तो यहाँ होगी, शिखा या तो यहाँ होगी। और कोई चांस है क्या? तो पहला लाइन चलो बैठा लिया हमने कि शिखा उस सहेली के ठीक बगल में बैठी है जो किसी एक सिरे पर बैठी है, सिरे के बगल में शिखा, सिरे के बगल में शिखा। अना और रूबी के बीच केवल 3 सहेलियां बैठी है, तो अना और रूबी के बीच में 3 सहेलियां बैठाना है इसको। तो अना और रूबी के बीच, रूबी बेंच के किसी एक सिरे पर बैठी है, तब तो क्लियर हो गया कि रूबी या तो यहां पर होगी, 1 2 3 अना हो जाएगी, या तो रूबी और 1 2 3 अना हो जाएगी। क्लियर है? रूबी पाखी के ठीक बगल में बैठी है, रूबी पाखी के ठीक बगल में, रूबी पाखी के ठीक बगल में। कौन सही होगा पता चल जाएगा। पारुल सौम्या और पाखी दोनों के ठीक बगल में है। कौन? पारुल। पाखी के ठीक बगल में, पाखी के ठीक बगल में कौन सही होगा पता चल जाएगा। पारुल सौम्या और पाखी दोनों के ठीक बगल में है। कौन? पारुल। पाखी के ठीक बगल में, पाखी के ठीक बगल में कौन सही होगा पता चल जाएगा। पारुल सौम्या और पाखी दोनों के ठीक बगल में है।
पारुल, सौम्या और पाखी। पारुल, सौम्या और पाखी के ठीक बगल में, पारुल, सौम्या और पाखी दोनों के ठीक बगल में बेंच के मध्य में कौन बैठी है? अब बताइए, एक लड़की कौन बच गई है? अना, सौम्या, पारुल, पाखी, गरिमा बच गई है। तो गरिमा तब यहाँ हो जाएगी और गरिमा तब यहाँ हो जाएगी। तो दो अरेंजमेंट बने। तो पूछ रहा है कि बताइए बेंच के मध्य में कौन? तो यहाँ पर सौम्या और यहाँ पर भी सौम्या। किसी भी हालत में यहाँ से भी सौम्या ही आंसर आया और यहाँ से भी सौम्या ही आंसर आया। कोई दिक्कत तो बताइए, नहीं ना? तो फिर आगे बढ़ें। चलिए फिर, PQRS टी ने एक कक्षा की परीक्षा में भाग लिया और प्रत्येक ने लगा। टी ने केवल एक, देखो 1 2 3 4 5, 5 ही छात्र है ना। पहला लाइन क्या कहता है ये बताओ। पहला, टी ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किया। टी ने केवल एक छात्र से अधिक अंक प्राप्त किया। एस ने क्यू से अधिक किंतु पी से कम। एस ने क्यू से अधिक किंतु पी से कम। एस ने क्यू से अधिक किंतु पी से कम। क्यू ने टी से कम अंक प्राप्त नहीं किए। तब तो क्यू यहाँ हो जाएगा, एस यहाँ हो जाएगा, पी यहाँ। क्यू, क्योंकि क्यू टी से कम नहीं। तो बताइए पी क्यू आर बच गया। कौन बच गया? आर। उनमें से किसने सर्वाधिक अंक प्राप्त किए? तो सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए? तो पी ने प्राप्त किए। सर्वाधिक अंक किसने प्राप्त किए? तो पी ने प्राप्त किए। कोई दिक्कत? डन ना? अगला सवाल, राज, विक्रम, अमित, अमर और शिवानी। राज, विक्रम, अमित, अमर, शिवानी। ठीक है, 5 मित्र हैं। राज, विक्रम और अमित बुद्धिमान है। राज, विक्रम और अमित बुद्धिमान है। ये क्या है? बुद्धिमान है। ये भी बुद्धिमान है और ये भी बुद्धिमान है। वैसे तो इसको डायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है, राज, विक्रम और अमित बुद्धिमान है। राज, अमर और शिवानी कर्मनिष्ठ है। राज, अमर और शिवानी, तो राज, अमर और शिवानी क्या है? कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ है। कर्मनिष्ठ है। ये तीनों कर्मनिष्ठ हैं। क्लियर है? कर्मनिष्ठ है। अमर, अमित और शिवानी शिक्षक है। अमर, अमित और शिवानी शिक्षक है। मतलब यहां पर शिक्षक, शिक्षक, शिक्षक बनाने का मैं प्रोसेस बता रहा हूं, वैसे तो डायरेक्ट भी बनेगा। शिक्षक। राज, विक्रम और शिवानी विद्वान है। राज, विक्रम और शिवानी विद्वान है, तो यहां पर विद्वान हो जाएगा प्लस विद्वान हो जाएगा और प्लस विद्वान हो जाएगा। तो राज, विक्रम और शिवानी विद्वान है। दिए गए मित्रों में से कौन ना तो कर्मनिष्ठ है? ध्यान देना, डायरेक्ट काट सकते हो। ना तो कर्मनिष्ठ। अब कर्मनिष्ठ में राज, अमर और शिवानी तो छट गए। आंसर क्या होगा? ध्यान देना, ये क्वेश्चन डायरेक्ट। इतना जो फालतू का समय बर्बाद किए फालतू था। ऐसे मित्रों के बारे में बताना है जो कर्मनिष्ठ, जो ना तो कर्मनिष्ठ है और ना ही विद्वान है। तो देखो, राज कट गया, अमर कट गया, शिवानी कट गई। राज, अमर और शिवानी कट गई। राज, अमर और शिवानी क्या हो गई? कट गई। अब कह रहा विद्वान नहीं होना चाहिए, तो बताइए राज, विक्रम और शिवानी तो विद्वान है। राज, विक्रम और शिवानी, तो विक्रम भी छट गया, बच कौन गया? अमित। अब कह रहा ना तो कर्मनिष्ठ, ना तो कर्मनिष्ठ, मतलब राज तो कर्मनिष्ठ है, अमर भी और शिवानी भी। अब विद्वान नहीं होना चाहिए, तो विक्रम भी छट गया, तो बच कौन गया है? अमित। डायरेक्ट आंसर। समझ गया? अगला सवाल, अचीव को अगर ये लिखा जाता है नंबर्स को ये, तो कैप्टन को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, देखिएगा, ACHIEVE। अचीव को लिखा जा रहा है XHENBAB। अच्छा, एक का प्लेस वैल्यू 27 भी होता है कि नहीं? मतलब -3 किया गया है, +5 किया गया है। -3 +5 -3 +5 -3,
तो जरा बताइए कैप्टन को क्या लिखा जाएगा, कैप्टन को क्या लिखा जाएगा, कैप्टन को क्या लिखा जाएगा। तो -3 + 5, -3 + 5, -3 + 5, -3, मतलब कि Z हो जाएगा, F हो जाएगा, M हो जाएगा, Y हो जाएगा, X हो जाएगा, N हो जाएगा और K हो जाएगा। तो ZFMY, ZFMY एक ही ऑप्शन में है, ए नंबर में। ठीक है, X N K। अगला सवाल, नवकलेवर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की काष्ठ प्रतिमाओं का नियमित नवीनीकरण किया जाता है। ये नवकलेवर तथा रथ यात्रा का आयोजन कहाँ किया जाता है। ये आपका जीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जीके का क्वेश्चन हो गया। किसका, जीके का क्वेश्चन हो गया। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये बताओ कि कह रहा है कि 12 निम्न में से क्या संबंध है। देखो, बी डी का कौन, तो एंड का मतलब होता है भाई, तो डी का भाई हो गया कौन, बी। ए बी का कौन, तो हैच का मतलब क्या बताया जा रहा है, हैच का मतलब पिता, मतलब बी के पिता ए हो गए। सी कौन होगा, @ का मतलब माँ, सी ए की माँ हो गई। अब इसमें से बताओ कौन सत्य है। तो पहला कह रहा है डी ए की पुत्री है, तो डी का तो जेंडर क्लियर हुआ नहीं, गलत। डी सी की पोती या नातिन है, डी सी की पोती है, क्लियर, जेंडर क्लियर नहीं हुआ है। सी ए और डी की माँ है, सी ए और डी की माँ है, गलत। सी बी और डी की दादी है, तो सी बी और डी की दादी है, डी नंबर बिल्कुल सही है। कौन सा, डी नंबर बिल्कुल सही है। अंतिम प्रश्न, तांबे की बर्तन में रखे जाने पर दूध जहर बन जाएगा और जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। देखो क्या कह रहा है, जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो उसको सत्य मानते हुए आपको आंसर देना है। डन। तो आंसर क्या होगा, तांबे की बर्तन में रखे जाने पर दूध जहर बन जाएगा और जहर सेवन और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो लोगों को तांबे के बर्तन में रखे गए दूध का सेवन करना चाहिए, तो बिल्कुल सही, क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। जहर के सेवन से बचना चाहिए, तो गलत। ये जहर को अच्छा बता रहा है, तो आप उसको गलत नहीं बता सकते, केवल निष्कर्ष एक पालन करता है। आंसर सी चला जाएगा। क्लियर। तो सेट नंबर 13 आपका कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर अगले सेट में।